हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी पेडागोगी में भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या है आज का जो हमारा टॉपिक, वो है भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। तो ये होता क्या है, तो मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को क्या करता है, तो अभिव्यक्त करता है। या तो हम बोलते हैं या तो हम लिखते हैं, तथा सुनकर या पढ़कर अपने विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसमें क्या है, अभिव्यक्त करता है। ग्रहण कैसे किया जाता है, यदि आपने इंग्लिश पेडागोगी के लेक्चर देखे हैं लैंग्वेज स्किल के, तो बस दोनों ही सेम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने नॉम चॉम्स्की को पढ़ाया था, तो चाहे आप हिंदी में पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बस ये है कि लैंग्वेज का अंतर हो जाएगा कि हाँ, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और हिंदी एज अ लैंग्वेज, बस इतना अंतर है, बाकी तथ्य नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे भी बस वही है कि लैंग्वेज स्किल के तथ्य नहीं बदलेंगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। इंग्लिश में LSRW, यहाँ पे लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये रिसेप्टिव होते हैं। ठीक, और जो स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है, ये क्या होता है, तो प्रोडक्टिव होते हैं। तो बस यही होता है कि रिसेप्टिव मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पीक करते हैं और जब हम राइट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा स्टेज क्या होता है, पैसिव होता है, और ये वाला स्टेज हमारा एक्टिव होता है। ये मैंने आपको इंग्लिश पेडागोगी में पढ़ाया था। तो बस ये क्या है, रिसीव करना मतलब कि ग्रहण करना होता है, और प्रोडक्टिव मतलब होता है, यहाँ पे हम यदि देखें तो एक्टिव स्टेज है, तो ये अभिव्यक्त कर रहे हैं। कैसे अभिव्यक्त की कर रहे हैं, हम बोल करके और लिख करके। तो देखिए क्या लिखा है, बोल करके और लिख करके क्या किया जाता है, तो अभिव्यक्त किया जाता है। और ग्रहण कैसे किया जाता है, तो सुन करके, आप सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, फिर क्या है, भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं की प्रयोग करने की क्षमता को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो भाषा कौशल कहते हैं। जब हम इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जब क्षमता हम में आ जाती है, तो उसको, उस क्षमता को, उस कौशल को ही हम लैंग्वेज स्किल या भाषा कौशल कहते हैं। और इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। यदि पूछ लिया गया कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, निम्न में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फिर क्या है, यह चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। ठीक, फिर क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल है। LSRW हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ रीड कर रहे हैं, हम कुछ राइट कर रहे हैं। ठीक, तो भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया। क्या क्या, कौन कौन से 4 भाग हैं, बताइए। तो LSRW मैंने आपको बताया था, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, श्रवण कौशल, सुनना। क्या है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। फिर वाचन, स्पीकिंग, वाचन कौशल, बोलने का कौशल। रीडिंग, पठन कौशल। देख रहे हैं आप लोग LSRW, तो पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। फिर क्या है, राइटिंग यानी कि लेखन कौशल, लिखने का कौशल। समझ में आया, याद रहेगा। एक एक करके देखते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है, तो श्रवण कौशल मतलब श्रवण का अर्थ क्या है, तो सुनना। अतः श्रवण कौशल किससे संबंधित है, तो हमारे कानों से संबंधित है, कर्ण से, कान से संबंधित है। श्रवण कहाँ से सुन रहे हैं हम, मनुष्य कहाँ से सुनता है, तो हम कान से सुनते हैं, तो उससे संबंधित है। कैसे सुनेंगे, तो ध्वनिया या उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाती है। आप सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं,
आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, ध्वनियों या उच्चारण ये सब सुन रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। फिर श्रवण एवं पठन कौशल को ग्रहात्मक या ग्राहित कौशल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में, है ना, इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में, और प्रश्न पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि किसको किसको हम ग्राहित कौशल, ग्रहण आप कैसे कैसे करते हो, तो रीड करके और सुन करके, तो बस वही बताया गया। श्रवण एवं पठन कौशल ग्रहात्मक या ग्राहित कौशल कहते हैं हम इन्हें, ठीक। और श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल को आधार प्रदान करते हैं, यानी कि अन्य जो है, यानी कि जो लिसनिंग है वो बाकी जितने कौन से हैं, तो LSRW को आधार प्रदान करते हैं, लिसनिंग वाले, ठीक है। फिर क्या है, छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान जो है सुनकर ही प्राप्त करता है, पहले सुन रहा है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। यदि आप कुछ भी सुन रहे, कुछ जाएगा ही नहीं ना, आप एक कान से सुनोगे एक कान से निकाल दोगे, कैसे आपको अर्थ कैसे उसका समझ में आएगा? अर्थ आपको तभी जा करके समझ में आएगा जब आप एकाग्रचित होंगे, जब आपका इंद्रिय संयम होता है। जब तक इंद्रियों का संयम नहीं रहेगा, यहाँ वहाँ इंद्रियों के आपके घोड़े जो है तेज गति से दौड़ रहे हैं, तब जाकर के अर्थ समझ में नहीं आएगा। अर्थ तभी समझ में आएगा जब हम एकाग्रचित हैं, कंसंट्रेशन के साथ में जब हम सुन रहे हैं। अच्छा ये बताया गया क्या, अच्छा श्रवण कौशल है, समझ में आ रहा है, हमने तो पढ़ा है इंग्लिश पेडागोगी में, क्या पढ़ा है हमने, लिसनिंग स्किल तो पढ़ा हुआ है। तब जाकर के क्यों समझ में आया, याद कैसे आया, अच्छा तब आपने ध्यान से सुना, समझ में आया। तो ये है, तो श्रवण कौशल का यदि हम महत्व देखें तो बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है, यह ध्वनियां उसके ज्ञान का आधार बनती हैं और श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। इससे ध्वनियों की सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है और विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक है। एकदम सामान्य बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ लिया, जो कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, ये एकदम सामान्य बातें हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ध्यान देंगे। यदि हम श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य देखें तो श्रुत सामग्री को भलीभांति समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना इसका उद्देश्य है और छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। जब हम कुछ चीज सुनते हैं ना, अच्छा वाह अच्छा लग रहा है, यदि आप कोई गाना भी सुनोगे ना तो हाँ अच्छा लगा, दोबारा सुनेंगे, अब ना ध्यान से सुनेंगे, याद हो गया वो, ठीक है। तो रुचि पैदा, सुन करके ही रुचि पैदा होती है। फिर क्या है, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। फिर क्या है, शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना कि जो हमने सुना है इसका सारांश क्या है। यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हो कि आज का टॉपिक क्या है, तो भाषा कौशल है। और इसमें आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने LSRW को पढ़ा, जो कि हमने किस में पढ़ा था, तो जो कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था, तो यही हमने आज इसमें पढ़ा है। 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है, धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। फिर ग्रहणशीलता की मनस्थिति को बनाए रखना, शब्दों मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। अदरवाइज आप कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी बोला गया, एकता की शादी है, फिर ठीक है, तो आप अच्छा ध्यान से सुने तो समझ गए, अच्छा कोई लड़की है एकता, उसके यहाँ शादी है। फिर आप देख रहे हो कि यदि और कहीं पे लिखा है उसके घर में, उसके परिवार में एकता है, अब यहाँ पे आपको अर्थ समझना है, उसके परिवार में एकता है, तो आप एकता एक लड़की भी है, और एकता मतलब यूनिटी की बात की जा रही है, परिवार एकजुटता के साथ में रह रहा है, तो आपको अर्थ समझना है क्या बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रसंगानुकूल, कि कौन सा प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल आपको भाव व अर्थ आप समझ सकते हो यदि आप ध्यान से सुन रहे हो तो। फिर किसी भी श्रुति सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, यानी कि आपको क्या करना है, अपने मन को एकाग्र करके मनोयोग पूर्वक आपको सुनना है, ठीक है। फिर क्या है,
श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता विकसित करना, कि जो विषय है वो मर्म स्पर्शी विचार, भाव, तथ्य का चयन करने की क्षमता भी हमें सुनने से ही आती है। फिर छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, फिर छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना सुनने से ही हो पाता है। फिर स्वराघात या बलाघात या स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। फिर भावानुभूति कर सकना, भाव की अनुभूति आप कर पा रहे हो सुन करके ही। फिर भावाभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना कि कैसे भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, कैसे मर्मस्पर्शी विचारों, मर्मस्पर्शी प्रसंगों, तथ्यों को प्रकट किया जाता है, ये भी हम जान सकते हैं। फिर भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन भी आप कर सकते हो सुन रहे हो तो, ठीक है। फिर श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, तो क्या क्या शिक्षण विधियां होती हैं, कैसे कैसे हम ये जो है ये कौशल विकसित करते हैं। तो कहानी सुनना, तो कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। यदि कोई स्टोरी सुना रहा है ना तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो बस वो हमें ध्यान आकर्षित कैसे किया जा रहा है, तो कहानी सुना करके। ठीक, अब आप क्या कर, आप लोग यदि हम बात करें जैसे कि कोई भी स्टोरी है तो स्टोरी को हम बड़े ध्यान से सुनते, अच्छा ये वाली स्टोरी है क्या, हाँ बिल्कुल बढ़िया है, तो कहानी सुना करके ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो ये एक शिक्षण विधियां हो गई। फिर प्रश्नोत्तर विधि भी होती है। प्रश्नोत्तर विधि कैसी होती है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है और छात्र यदि सही से पाठ को सुनेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे, और पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कंसंट्रेशन की बात बताई जा रही, प्रश्न पूछ लिया गया तो बच्चे को बिल्कुल पता है कि अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा मुझसे, ध्यान दे करके सुन रहा है ना। तो यहाँ पे एक और शिक्षण विधि के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रश्नोत्तर विधि आ गई। पहला क्या था, तो कहानी सुनाना। फिर क्या है, भाषण विधि। भाषण विधि क्या है, तो प्राय यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। क्यों, क्योंकि बोल दिया गया अभी जो मैं सुना रहा हूँ, ये जो क्लास में अभी चल रहा है ना, अभी बहुत ध्यान से सुनना, और उसके बाद जस्ट आपको भी बोलना है जो कुछ भी मैंने बोला है। जब आपको बोलना है वाली बात आ जाती है तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। क्यों, क्योंकि यदि मुझसे पूछ लिया गया, तो यदि मुझे बोलना है, ये बिल्कुल पता है कि मुझे जाकर के बोलना है, तो इसीलिए बच्चा ध्यान से सुनेगा। इसीलिए उसके लिए जरूरी क्या है कि वो सुने पहले। फिर कविता सुनाना, तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता सुनाई जाती है, कविता की तर्ज पर। जैसे कि जब हम KG1 KG2 में रहते हैं तो जब पोयम हमें याद कराया जाता है तो कैसे एकदम सुर ताल के साथ में याद करवाया जाता है। अभी हम ऐसे यूं ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे हमको मतलब कि एक फ्लो में हमको सुनाया जाता था और हमने वैसे ही याद कर लिया। तो कविता सुना करके सुनाई जाती है। तो ये क्या शिक्षण विधियां किसकी, तो श्रवण कौशल की। याद रहेगा, आप लोगों को पूछ लिया गया तो बिल्कुल भूलना नहीं है। निम्न में से कौन श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां हैं, तो कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि एवं कविता सुनाना। ये चौथा नंबर आएगा, पांचवा नंबर नहीं आएगा, है ना। फिर क्या है, और ये श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सहायक सामग्री होते हैं। श्रवण दृश्य जो है सहायक सामग्री होते हैं। कैसे, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, चलचित्र हो रहा है, चलचित्र चल रहा है यानी कि पिक्चर, है ना, ग्रामोफोन हो गया, वीडियो कोई सा चल रहा है, कंप्यूटर। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये श्रवण दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। श्रवण दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते श्रवण कौशल के लिए शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सहायक सामग्री क्या क्या है, बिल्कुल 6 का 6 आप पूरा याद कर लीजिए। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, चलचित्र मतलब पिक्चर होता है ना, पिक्चर होता है। फिर उसके बाद ग्रामोफोन हो गया, रनिंग वीडियो जिसको बोलते हैं चलचित्र, फिर वीडियो हो गया, और ये कंप्यूटर। तो ये जो है ये श्रवण कौशल के अंतर्गत, इनसे भी हम क्या करते हैं, तो इनसे भी हमें श्रवण दृश्य सहायक सामग्री होते हैं ये। फिर हम वाचन कौशल में आ जाते हैं, यानी कि LS में आ गए, स्पीकिंग वाले में आ गए, ठीक। तो स्पीकिंग यानी कि वाचन कौशल क्या है, तो वाचन
या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। तो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतया क्या है? तो उच्चारित भाषा ही होती है। भावों को और विचारों को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बोल करके। यदि हम साधारणतः यदि बात करें, इन जनरल यदि बात करें, तो हम बोल करके ही अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही बस साधन है, नहीं, केवल नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण साधन होता है वाचन कौशल। ठीक, फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है और व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? उसकी मधुर वाणी। बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति के ज्ञान का पता तब चलता है जब वो बोलता है। तो वो जब बोल रहा है तो ये क्या है? तो ये इसकी आवश्यकता, यानी कि हमें हर एक जीवन के हर एक पहलू में होती है, हर एक क्षेत्र में होती है, और ये हमारे व्यक्ति के सबसे एक क्या है? तो ये एक आभूषण की तरह है। मधुर वाणी, बोलना भी कैसा है? कर्कशी वाणी नहीं, मधुर वाणी बोलना है। ठीक, फिर क्या है? वाचन एवं लेखन कौशल का अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल कहते हैं। वाचन, ये जो कि स्पीकिंग और राइटिंग की यहाँ पे बात हो रही, मैंने आपको क्या बताया था? तो ये क्या प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक है, उत्पादक है। फिर और क्या है? एक्टिव है। ठीक, मैंने ये सब बताया। और रिप्रोडक्टिव है। ये अभिव्यंजनात्मक उत्पादक कौशल होता है। क्या क्या? तो वाचन और लेखन। मैंने इंग्लिश पेडागोगी में पढ़ाया हुआ है, आपने, मुझे लग रहा है आपने देखा होगा क्लास। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के इंग्लिश पेडागोगी की क्लास जरूर देखिए। फिर उसके बाद में क्या, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वाचन कौशल का महत्व, तो जैसे कि विचारों के आदान प्रदान के लिए, सरल स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए, ये भी इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है ना, कि भाषा कौशल का महत्व बताइए, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर क्या, मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, जगह नहीं, जादू जगा सकता है, जादू जगा सकता है। यानी कि जब बोल रहा है तो मतलब कि बिल्कुल उनके ओर जो है लोग खींचे से चले जाते हैं। जब बोला जाता है ना तो ओहो मत पूछिए, है ना। फिर क्या है? सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका निभाती है। जब हम सामंजस्य बनाना है, सामाजिक संबंध बनाना है, तो मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। तो आपको समाज में कैसे रहना है, तो वाणी पे आपका नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आपका कभी भी कुछ भी मन किया, आप किसी को कुछ भी नहीं बोल देंगे, आप बहुत सोच समझ के बोलेंगे, क्या बोलना है ये सोचेंगे। तो सामाजिक जीवन में इसका महत्व है। लो फिर, और ये जादू जगा सकता है, और ये सरल स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए इसका महत्व है, और आदान प्रदान के लिए इसका महत्व है। विचारों का आदान प्रदान होता है इसमें से। ठीक, फिर क्या है? वाचन कौशल के उद्देश्य क्या है? तो बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उद्देश्य ये होते हैं। तभी तो बोल रहे हैं ना, बच्चा कैसे तोतली भाषा से स्टार्ट कर रहा है, कि कुछ मम बोल रहा है, मम से पानी प बोला, फिर उसके बाद पानी बोला, वाटर बोला, फिर उसके बाद तो काफी कुछ जान गया। तो ये है कि किसको क्या बोलते, फिर वो सब जानने लगे। तो उच्चारण बोलने से ही होगा। शुद्ध कैसे होता है? तो बोलने से ही होगा। फिर कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। उचित स्वर होना चाहिए कि कैसे, कि क्या स्वर हो आपका, और उचित गति, एकदम धीरे बोलना है ये, या एकदम जल्दी बोलना है, या मध्यम गति में बोलना है, ठीक ठाक बोलना है। तो ये बहुत आवश्यक है। फिर छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना भी इसका उद्देश्य होता है वाचन कौशल का, कि कहाँ पे कौन सा व्याकरण आपको यूज करना है, तो वो कैसे आएगा। तो जैसे कि बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलने के लिए बोलते हैं ऐसा करो, पहले ना इंग्लिश ग्रामर सीखो। जब ग्रामर सीख जाओगे ना तो जान जाओगे कहाँ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैड, हैव लगाना है, तो बस जान जाओगे। जब इसका प्रयोग जान गए, फिर उसके बाद वॉकेब जान लेना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ जान जाओगे, तो बस बोल पाओगे। यही बोला जाता है ना, इसका मतलब व्याकरण कहाँ से आएगा। और बोलते हैं इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आप लोग ग्रामर याद कर, तो इंग्लिश सीखना है तो बोलना स्टार्ट कर दो, तो बोलोगे तभी जा करके सीखोगे। तो बस यहाँ पे भी है कि सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। फिर कक्षा में छात्रों को लिसेन को ठोकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, यानी कि जो यहाँ बात बताई जा रही है
ये वाले विचार व्यक्त केवल हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। कक्षा में छात्रों को लिसेन को ठोकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने विचार व्यक्त करने के, बच्चों को कक्षा में छात्रों को अपने विचार को व्यक्त करने के योग्य बनाना। फिर क्या है, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना। ये नहीं कि केवल आपने मतलब कि आपका सुपर फास्ट चल रहा है और आप फटाफट 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 बोले पड़े, नहीं, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे पूर्ण विराम आ गया, तो ये अल्प विराम है, कहाँ पे पूर्ण विराम है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या है, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावपूर्ण बनानी, प्रभावपूर्ण बानी में, बानी नहीं वाणी है ना, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, तो प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना। फिर उसके बाद क्या है कि अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना। कौन सा अवसर है, कब क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ये भी अति आवश्यक है। कभी भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। जहां पे जिसकी आवश्यकता है उसको, तो अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग कराना सिखाना। फिर सरल सुबोध तथा मुहावरे द्वारा भाषा का प्रयोग सिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये सब क्या है, सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सिखाना। और क्या है, तो स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना। स्पष्टता वाचन कौशल का भी अपना एक महत्वपूर्ण गुण है, और वो क्या है कि स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी हो, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। तो ये इसके उद्देश्य हो गया। फिर इसकी शिक्षण विधियां क्या क्या होती हैं उसकी तो हमने देख ली थी। अब इसकी देख लीजिए शिक्षण विधियां क्या है, तो वार्तालाप है। तो वार्तालाप के अंतर्गत क्या आता है कि शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे, और वार्तालाप का विषय छात्रों की मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। वार्तालाप की बात कर रहे हो आप लोग, आपका मानसिक स्तर क्या है, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक। तो ये एक शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, वार्तालाप, बोले, बच्चे बोलेंगे, ठीक। फिर क्या है, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन क्या है, तो पहले शिक्षक को पाठ पढ़ाना चाहिए और बाद में छात्रों से स्वस्वर वाचन मतलब कि बोल बोल कर पढ़ाना। स्वस्वर वाचन मतलब बोल बोल कर पढ़ाना कराना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे कि शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ाना चाहिए मतलब कि लिख दिए आम और बोले ये आम है, आ में आ की मात्रा, या फिर हम बोलेंगे कि बड़ा आ और माँ, ठीक, बड़ा आ और माँ। फिर बच्चों से बुलवाएंगे, क्या बोलो, बड़ा आ और माँ, आम, जैसे कि अनार हो गया, है ना। तो क्या बच्चों से बुलवाया जाता है, छोटा आ या फिर आ, ठीक है। तो आ, ना में आ की मात्रा ना, र, अनार, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो पहले तो खुद पढ़ा दिए, खुद बोल दिए, फिर उसके बाद बच्चों से सस्वर एक साथ पढ़वाते हैं, ठीक। जैसे कि मिठाई, तो मिठाई को कैसे बोलेंगे, म में छोटी की मात्रा मी, ठा में बड़ा आ और बड़ी ई, मिठाई। तो इस तरीके से बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सस्वर वाचन बोलते हैं। तो ये शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना, आपके एग्जाम के लिए इस तरीके के प्रश्न। फिर प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर क्या हुआ कि शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करे, यानी कि हमने पढ़ा दिया अब तुम उत्तर दो। जब उत्तर दो मतलब कि बोलो मतलब कि वाचन कौशल के अंतर्गत आ गया, ठीक। फिर कहानी व कविता सुनाना, तो शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी व कविता भी सुनानी चाहिए। जब सुनाएंगे फिर बोलेंगे बताओ हमने क्या सीखा, क्या चीज हमने, ये कहानी का क्या था सारांश, कविता का क्या था सारांश। इस तरीके से शिक्षण विधि होती है किसकी, तो वाचन कौशल विकसित करने की ये शिक्षण विधि है, ठीक है। फिर चित्र वर्णन के अंतर्गत क्या आता है, तो छोटी कक्षा के बच्चे चित्र देखने में रुचि देते हैं और चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए बच्चों को तो पहले दिखा दिया जाता है कि अच्छा ये है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसे दिखा देंगे। फिर उसके बाद में उनसे पूछने लगते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इसके अंतर्गत, है ना। अब आप जैसे भी बना लीजिए, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाए, नाक कान ये सब दिखाएंगे। फिर उसके बाद में ये हेयर यहाँ पे दिखा दिए
और ये कान दिखा दिए। तो इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखा करके क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा ये हेयर है, हेड है, फिर उसके बाद आई है, नोज है, फिर उसके बाद लिप्स है, और फिर क्या ये माउथ है, ये ईयर है, नेक है। तो इस तरीके से चित्र वर्णन करते हैं। तो ये भी जब बच्चा बोलता है, बताओ ये क्या है, तो बच्चा बोल रहा है, समझ में आया। फिर उसके बाद वाद विवाद, तो वाद विवाद में तो बच्चा बोलेगा ही, तो वाद विवाद भी हो गया। फिर नाटक, नाटक में भी उसको बोलना ही है। फिर भाषण देना है तो बोलेगा। और समूह विचार विमर्श, समूह विचार विमर्श मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, जीडी। और वर्णमाला विधि और अक्षर विधि, कि उसमें वर्णमाला विधि मतलब कि किस तरीके से बन रहा है अक्षर, अक्षर विधि का अक्षर कैसे निर्माण हो रहे हैं, तो ये भी कैसे होता है, तो ये वाचन कौशल की शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यदि पूछ लिया गया कि निम्न में से वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां क्या, तो आपको पता होनी। अब आ जाइए वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वाचन के प्रकार होते हैं सस्वर वाचन। सस्वर वाचन क्या है, तो बोल बोलकर मतलब स्वर्ग के साथ, यानी कि छोटी कक्षा होते, सस्वर बोल बोलकर, यहाँ पे हम देखेंगे है ना, सस्वर होगा, बोल बोलकर। ये वाला ये कहाँ पे होता है, तो छोटी कक्षाओं में होता है। ये कहाँ होता है, बड़ी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सस्वर वाचन मतलब बोल बोलकर। तो यदि हम देखें तो वाचन का प्रकार यदि हम देखेंगे तो बोल बोलकर, सस्वर वाचन हो गया, बोल बोलकर हम सीख जा रहे हैं। मौन वाचन मतलब मन ही मन में हम पढ़ रहे हैं। साइलेंट रीडिंग जो बोलते हैं ना, तो साइलेंट मन ही मन में हम बड़बड़ाते रहते हैं ना, मन ही मन में, बाहर में वाणी नहीं आ रही है लेकिन वो अंदर ही अंदर चल रही है हमारी वो वाणी। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का बोलना ही हो गया है। ठीक है, फिर क्या है आदर्श वाचन। ये आदर्श वाचन क्या होता है, तो पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। कि वो देखो कैसे बोल रहे हैं, हमें भी ना वैसे ही बोलना है कि बिल्कुल इस फ्लो में बोलना है, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, इस तरीके से हमें बोलना है, तो उसको हम आदर्श वाचन बोलते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है, जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल कर पढ़ते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन लगभग तो एक है, लगभग एक है, लेकिन इसमें क्या आदर्श वाचन में पढ़ते समय शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है। फिर ये इसमें क्या है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोल कर छात्र पढ़ते हैं। तो आदर्श में शिक्षक पढ़ाता है और अनुकरण में छात्र पढ़ते हैं। ये याद रखना है आप लोगों को, लगभग एक है लेकिन ये जो डिफरेंस है वो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक, और यहाँ पे सस्वर यानी कि बोल बोल का, मौन मतलब मन ही मन में, बड़बड़ा अंदर ही अंदर हम बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो वाला। सावधानियां क्या है कि शिक्षक सही, जब वाचन किया जा रहा है तो शिक्षक क्या करे, स्वयं सही उच्चारण करे। और यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करे तथा उचित चिकित्सा करवाए। शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ शब्द नहीं बोल पाते हैं, कुछ शब्द नहीं, हम बात करेंगे कुछ अक्षर नहीं बोल पाते हैं वो। ठीक, तो उसके लिए हम बात करें कि उनके माता पिता से कि ये ना इनसे ये चीज, कुछ वर्णमाला के कुछ वर्ण नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये आवश्यक होता है कि हम उनके माता पिता को सूचित करें कि आप इन्हें उचित चिकित्सा करवाएं, जिससे ये इनके जो वाणी में जो अभी नहीं बोल पा रहा है तो बच्चे जिसे बोलने लगे। फिर बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान कराएं। ये नहीं कि नहीं यार तुम चुप रहो, तुम अच्छे से बोल नहीं पाते हो, नहीं, उन्हें अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक, ये सावधानियां। फिर बालकों में संकोच, झिझक आदि ना आए, तो बालकों में वाचन कौशल कैसे विकसित होगा, जब झिझक हटेगी, जब संकोच हटेगा। ठीक, और बोलते समय छात्र सही स्वर, लय, भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे और यह देखना चाहिए कि क्या बच्चा जब बोल रहा है तो स्वर कैसा है, लय कैसा है, क्या भावपूर्ण वाणी हो रही है, तो इसका ध्यान भी रखना। ये कुछ सावधानियां हैं वाचन कौशल विकसित करने में। ठीक है, समझ में आया? तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
जहाँ पे हमारा अभी क्या क्या बचा है, LSRW के टर्म्स में देखें तो हमने लिसनिंग देख लिया और स्पीकिंग देखना है, रीडिंग राइटिंग बचा है, यानी कि पठन बचा है और लेखन बचा है। अब तक हमने श्रवण देख लिया और वाचन देख लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। लेकिन यदि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करके जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम तक हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।